हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन फॉर कल पर। आज हम बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी सेल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा सेल। सेल यानी कोशिकाएं। कोशिका है क्या? यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। कैसी? जो संरचनात्मक हो, संरचनात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो एक ही वीडियो में आपको पूरे कराने की कोशिश करूंगा। जहां तक कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको वीडियो छोटी सी ही प्रोवाइड कराई जाए जिसमें आपका पूरा कंटेंट हो। ठीक है। अब देखो, सेल जिस तरीके से मैं डायग्राम बना रहा जाऊं उस तरीके से आप सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेल की सबसे पहले खोज किसने की? तो सबसे पहले खोज 1665 ईस्वी में किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, इन्होंने जो कोशिका खोजी वो कैसी थी? मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा मृत कोशिका की खोज की। अच्छा, मृत कोशिका इनको मिली किसमें थी? तो आप उसको भी शॉर्ट में लिख लो, कार्क में। ठीक है, कार्क में। अच्छा, मृत कोशिका की तो खोज रॉबर्ट हुक ने की, तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की? क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है ना। अगर आपसे मृत की पूछ सकता है तो जीवित की भी पूछेगा। तो इस तरफ आप लिख लो जीवित कोशिका की। आप सभी ने एक वैज्ञानिक का नाम सुना हो, ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक किसके लिए जाने जाते हैं ये? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। नीचे लिख लो। और कौन सी सन में? सन 1674 ईस्वी में। सन 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका। आराम आराम से लिखते हुए चलना, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है। एक महीने के अंदर, जहां तक है पूरी बायोलॉजी सामाजिक विज्ञान से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है आपके, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं अपना छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ यूट्यूब पर। तो आप सभी लोगों के समर्थन की अति आवश्यकता है। और जब ल्यूबेन हॉक के बारे में आप एक चीज और लिख दीजिए, इन्हें सिर्फ इसी के लिए नहीं जाना जाता कि इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। आपने पढ़ा होगा आरबीसी की खोज, जो यहाँ पे आप ऐसे डाल लीजिए अन्य खोज। तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा अन्य खोज इन्होंने क्या क्या की है। आरबीसी की खोज की। आपका जीवाणु, जीवाणु की भी खोज किसने की? ल्यूबेन हॉक ने। जीवाणु हो गया। शुक्राणु की खोज इन्होंने की है। शुक्राणु। ठीक है। तो इन सभी की खोज का श्रेय किसको जाता है? ल्यूवेन हॉक को। किस किस की? आरबीसी, जीवाणु और शुक्राणु। ठीक है। अच्छा, सेल की जो खोज की रॉबर्ट हुक ने की, इसीलिए कोशिका विज्ञान का जनक भी कहते हैं। पॉइंट करके अगर आप लिखना चाहें तो पॉइंट करके लिख लीजिए कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक। ठीक है। तो कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। ठीक है। रॉबर्ट हुक। सन 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की, और इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो कैसी थी? मृत थी। ठीक है। और कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यहां से आप पॉइंट बना बना के लिखते जाइए। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मैं वो भी आपको बताता हुआ चलूंगा। तो कोशिका
विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? साइटोलॉजी। ठीक है, ये तो हुई छोटी सी बात कि आपने बताया ना कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो आपके रॉबर्ट हुक हैं। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। देखो हमें दो चीज पता चली, मृत कोशिका और जीवित कोशिका। सबसे पहले मृत कोशिका किसने खोजी? हमारी रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका किसने खोजी? ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, अब कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत, अगर मैं कोशिका सिद्धांत की बात करूं तो आपका स्लाइडन, स्लाइडन और स्वान ने दिया। ठीक है, स्वान। तो कोशिका सिद्धांत हमारा किसने दिया? स्लाइडन और स्वान ने दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया? कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण, तो रूपांतरण का श्रेय किसको जाता है? हमारा रुडोल्फ बिरचो। रुडोल्फ बिरचो। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, जिनसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा आगे हम बात करते हैं पादपों में कोशिका की खोज किसने की। पादपों में, पादपों में कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। तो पादपों में जो कोशिका की खोज की आपकी मालपिगी या गुरु द्वारा, किनके द्वारा? मालपिगी स्लैश लगा के या गुरु द्वारा। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या किया? शैवालों में की। इन्होंने जो पादपों की में कोशिका की खोज की मालपिगी और गुरु ने, तो इनने किसमें की? शैवालों में, शैवालों में की। और यहीं से देखो छोटे छोटे पॉइंटों में बताता जाता हूँ, शैवाल के ही अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसी के अध्ययन को, तो शैवाल के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। ठीक है, अब कुछ शैवाल जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगार अगार शैवाल का प्रयोग एक आता है, अगार अगार शैवाल का प्रयोग, शैवाल का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? सलाद के रूप में। ठीक है, ये एक अगार अगार शैवाल है, इसका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? तो सलाद के रूप में करते हैं। ठीक है, अच्छा लोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो भोजन जाता है उसमें भी शैवालों का यूज होता है, प्रोटीन वगैरह उनको कैसे लेनी होती है, तो उसके बारे में देखो एक दो बार क्वेश्चन बना है, इसलिए उसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपने नाम सुना होगा स्पाई रूलिन, है ना? एक सुना होगा स्पाई रूलिन, स्पाइरुलिन शैवाल, जिसमें प्रोटीन आपका कितना होता है? 60%। 60% प्रोटीन होता है, प्रोटीन। और एक और होता है आपका
क्लोरेला शैवाल, ठीक है, क्लोरेला शैवाल। इसमें जो प्रोटीन होता है वो 55% होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। जो अब इसमें जो अंतरिक्ष यात्री जो भोजन के रूप में लेते हैं वो क्लोरेला को भी लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि भाई स्पाइरुलिन को क्यों नहीं ले रहे, ये तो इसमें तो 60% प्रोटीन है और क्लोरेला में तो 55% प्रोटीन है। तो इसकी भी एक वजह है कि जो आपका क्लोरेला शैवाल है वो कम पानी में भी जीवित रह सकता है। कैसे में? कम पानी में जीवित रह सकता है, कम पानी में जीवित रह सकता है, ठीक है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री जो है, आपके अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखो सेल से जो क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेते हैं सबसे बड़ी कोशिका क्या है, छोटी क्या है ना। तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, मानव शरीर में डाल दीजिए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका है ना, मानव शरीर में। मानव शरीर में अगर मैं सबसे बड़ी कोशिका की बात करूं, ठीक है, मैं बस शॉर्ट में लिखता जा रहा हूं, जिसको पूरा लिखना हो वो पूरा लिखें। सबसे बड़ी सेल और छोटी सेल और एक आती है आपकी लंबी सेल, है ना, लंबी सेल। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु, अंडाणु, जो कहाँ महिलाओं में मिलते हैं, महिलाओं में, है ना। फिर उसके बाद सबसे छोटी कोशिका की बात करूं तो शुक्राणु, शुक्राणु जो पुरुषों में मिलते हैं, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका की बात करूं तो तंत्रिका, सॉरी, तंत्रिका, तंत्रिका सेल, ठीक है। तो ये मानव शरीर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब आपके ये रहे, सबसे बड़ी, छोटी और लंबी, ठीक है। अब यहीं अगर वो कहे जीव जगत में आप बताइए, जीव जगत, अगर जीव जगत में पूछ ले सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, छोटी कोशिका और लंबी। तो देखो जीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। छोटी कोशिका में अगर कोई पूछे तो वो है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। लंबी में बात करें तो जो मानव शरीर में थी वही इसमें भी है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो यहां तक आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ठीक है। अब को एक पॉइंट और आप डाल दीजिए कि कोशिका झिल्ली सिद्धांत किसने दिया, पॉइंट करके, कोशिका झिल्ली सिद्धांत। तो कोशिका झिल्ली का सिद्धांत जो दिया आपका हेनरी निकोलसन ने,
ठीक है, हेनरी निकोलसन। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया ना, मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। एनसीईआरटी में अगर इससे क्वेश्चन बाहर चला जाए तो, ठीक है, एक छोटी सी शुरुआत की है, बस आप सभी लोगों का साथ चाहिए, और धीरे धीरे और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, अब हम कोशिका को हम पढ़ेंगे, तो कोशिका को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। दूसरा होता है आपका बहुकोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय के अंतर्गत आपके वह जीव आ जाते हैं जिनमें एक कोशिका होती है ना। बहुकोशिकीयों में कैसे जीव आ जाते हैं? जो विकसित जीव होते हैं, जैसे कि हम हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना। जीव जगत में जो विकसित जीव हैं वो बहुकोशिकीय हैं, और जिनमें एक सेल होता है यानी एक कोशिका होती है, तो वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आ जाता है आपका अमीबा। ठीक है, दूसरा आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम। तीसरा आ जाता है आपका युगलीना, युगलीना। चौथा आपका आ जाता है स्पाइरोगोक, स्पाइरोगोक। ठीक है, तो एक कोशिकीय में जो आपके जीव आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, स्पाइरोगोक। ठीक है, अमीबा, अमीबा क्या है? एक अमर प्राणी है। कैसा है? एक अमर प्राणी है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी होती है? अनियमित, अनियमित आकृति होती है, अनियमित आकृति होती है। ठीक है, और अमीबा जो चलता है ना, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कूटपाद की मदद से ही वो गति करता है, कूटपाद। ठीक है, और बहुकोशिकीयों में मैंने आपका बता ही दिया कौन आते हैं? विकसित जीव, विकसित जीव। ठीक है, आज की क्लास हम यही। भित्ति और कोशिका झिल्ली यानी कोशिका भित्ति को हम सेल वॉल बोलते हैं और कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका भित्ति जो है वो कहाँ पाई जाती है? यह पादपों में पाई जाती है। किन में पाई जाती है? पादपों में। जबकि कोशिका झिल्ली जो है यह जीव जंतु में पाई जाती है। किन में पाई जाती है? जीव जंतु में। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली जो बनी होती है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि ज्यादातर सेल्यूलोज, पहले नंबर पर यही आ जाता है, सेल्यूलोज। इसके अलावा इसमें और चीज भी होती हैं, जैसे कि आपका लिग्निन, थोड़ा डीपली जाके देखना भी जरूरी है, पैक्टिन और सुबेरिन से इसका निर्माण होता है। किसका? सेल वॉल का। और कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? वो प्रोटीन प्लस वसा, यानी प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। इन्हीं को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? लाइपोप्रोटीन। ठीक है, ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादपों में। और कोशिका झिल्ली जीव जंतु में। ठीक है, इसमें किसी को दो राय। आगे हम बात करते हैं कोशिका के कोशिकांग की, यानी जो कोशिका में जो कोशिकांग हैं उनके बारे में। जैसे हम बात करते हैं कि केंद्रक, सबसे पहले हम केंद्रक की बात करते हैं। यानी कि केंद्रक को हम बोलते हैं तो इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल यानी कोशिका का दिमाग भी
केंद्रक को ही मानते हैं, केंद्रक को ही हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता हैं रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। कोशिका के केंद्रक का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं कैरियोलॉजी। ठीक है, कैरियोलॉजी। अच्छा, सीपीयू मैंने क्यों लिखा है, यानी सीपीयू का अगर कोई फुल फॉर्म लिखना चाहे तो लिख सकता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि यह सभी कोशिकांगों पर नियंत्रण करता है, क्योंकि केंद्रक है और ये क्या करता है, सभी कोशिकांगों में देखो आपके आ जाते हैं, रसदानी है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और आपकी गोल्जी काय है, ऐसी बहुत सी हैं। इन सभी पर क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे सीपीयू भी कहते हैं, कोशिकांगों पर नियंत्रण करता है इसलिए। ठीक है, लिख देता हूं मैं, कोशिकांगों पर नियंत्रण, कोशिकांगों पर नियंत्रण, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंटों में मैं करा रहा हूं जिससे कि आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाए। अच्छा, केंद्रक में इनमें क्या होता है, यहां मैं एक काम करता हूं, यहां पर शॉर्ट में लिख ले रहा हूं केंद्रक, फिर इसके इर्द गिर्द घुमा के बताता हूं। स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए। ठीक है, केंद्रक में क्या होता है, स्वयं का डीएनए होता है। ठीक है, केंद्रक में प्रोटीन कितनी होती है, प्रोटीन आपकी 80% प्रोटीन होती है, और डीएनए कितना होता है, 10%। ठीक है, केंद्रक के पास प्रोटीन होती है 80% और डीएनए होता है 10%। इसका स्वयं का डीएनए होता है। केंद्रक का अध्ययन जो कहलाता है वो कैरियोलॉजी कहलाता है, खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इसके अंदर दोहरी झिल्ली होती है, कैसी, केंद्रक में दोहरी झिल्ली। ठीक है, इसके अंदर दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, केंद्रक में छोटे छोटे केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी केंद्रिकाएं, किसके अंदर, केंद्रक के अंदर छोटी छोटी केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। देखो, केंद्रिकाओं की खोजकर्ता आप लिख लो फोन्टान, फोन्टान। ठीक है, ये इसके खोजकर्ता हैं। अच्छा, केंद्रक के अंतर्गत आपको धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, केंद्रक के अंदर ही क्या, धागेनुमा संरचना, धागेनुमा संरचना पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, सॉरी, क्रोमेटिन। ठीक है, धागेनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, जो आपस में मिलकर, यानी कि जब क्रोमेटिन आपस में मिलेंगी तो ये क्या बना देती हैं, गुणसूत्र का निर्माण करती हैं, गुणसूत्र। ठीक है, यानी धागेनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, और ये आपस में मिलकर, क्रोमेटिन मिलकर क्या बना देते हैं, गुणसूत्र बना देते हैं। ठीक है, तो ये तो था केंद्रक के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, और सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब इसमें एक चीज़ आई, गुणसूत्र, है ना, तो थोड़ा हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ते हैं। गुणसूत्र ये थोड़ा केंद्रक के अंदर का ही है। ठीक है, कोशिकांग के पार्ट में इसको नहीं इंक्लूड किया जाता, लेकिन जो गुणसूत्र आया तो इसको भी पढ़ लो। गुणसूत्र को हम और क्या बोल सकते हैं, क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम। गुणसूत्र को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अच्छा, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो बर्गर किसने खाया भैया, खोजकर्ता के बारे में, तो स्ट्रॉस बर्गर, स्ट्रॉस बर्गर।
ये हमारे गुणसूत्र के खोजकर्ता का नाम है। अच्छा, गुणसूत्र नाम किसने दिया? तो इसका नाम भी आप लिख लीजिए। नाम दिया किसने? वॉल्डे मेयर ने। वॉल्डे मेयर। ये तो हो गए हमारे खोजकर्ता। खोजकर्ता। और इन्होंने क्या किया? नाम दिया गुणसूत्र, वॉल्डे मेयर ने। गुणसूत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैरियोटाइप। यहां लिख लीजिए, अध्ययन को बोलते हैं कैरियोटाइप। ठीक है। और गुणसूत्र का काम देखो सभी को पता है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना किसका काम है? गुणसूत्र का, जिन्हें हम जीन कह देते हैं। ठीक है। तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? मनुष्य में गुणसूत्र 23 जोड़ी है ना, 23 जोड़ी। अगर अलग अलग बात करी जाए तो 46 हो जाते हैं, है ना। जोड़ों में पूछा जाए तो 23 जोड़ी, और वैसे पूछा जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 44 सूत्रों को कायिका गुणसूत्र कहते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इसमें लिख लो, जिनमें 44 गुणसूत्रों को कायिका कहते हैं। कायिका कहते हैं। ठीक है। जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। कायिका गुणसूत्र कहते हैं या ऑटोसोम्स कह लो। ठीक है। यहां पे आप लिख लेना कायिका गुणसूत्र या ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स। ये 44 जो गुणसूत्र हैं ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। ठीक है। बचे जो दो, जैसे कि जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जो दो बचे उन्हें क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम। अब ये दो कौन से हैं? अगर एक्स और वाई है तो मेल होगा, और एक्स और एक्स है तो फीमेल होगा। ये तो थी हमारी गुणसूत्र की कहानी। ठीक है। अब यहां से अगर आपका क्वेश्चन बन सकता है तो डायरेक्ट बन सकता है कि सर्वाधिक गुणसूत्र किस प्राणी में पाए जाते हैं, है ना। एक तो लिख लो यहां पे पॉइंट करके, सर्वाधिक गुणसूत्र प्राणी, तो वो है आपका हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब, जिसमें 254 गुणसूत्र होते हैं। सजीवों में गुणसूत्र, ठीक है, सर्वाधिक सजीवों में गुणसूत्र किसमें है? तो सर्वाधिक सजीवों में लिख लो आप गुणसूत्र ऑफियोग्लोसम फर्न। ठीक है। ऑफियोग्लोसम फर्न 1260। ठीक है। अब ये तो कहानी हमने पढ़ी गुणसूत्र की कि ये गुणसूत्र होते हैं। फिर इसमें एक चीज और आई थी आपकी, डीएनए, है ना। डीएनए, तो डीएनए और आरएनए को भी हम अभी समझ लेते हैं, जिससे कि हमें आगे कोई परेशानी ना हो। देखो सेल जो चैप्टर है ये कोई छोटा चैप्टर नहीं, काफी बड़ा चैप्टर है, और इसको समझने के लिए आपको पहले इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक आप डाल लीजिए डीएनए, दूसरा डाल लीजिए आप आरएनए। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के खोजकर्ता का नाम और लिख लीजिए आप, फ्रेडरिक मिशर।
फ्रेडरिक मिसर, ये कौन है? न्यूक्लिक एसिड के खोज करता है। अब डीएनए की फुल फॉर्म होती है आपकी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ऐसे ही आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये तो दोनों की फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं उपस्थिति की, उपस्थिति यानी उपस्थित कहाँ कहाँ होता है ये, तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले केंद्रक। केंद्रक में क्या होता है? स्वयं का डीएनए होता है, यानी कोशिका का एक भाग है केंद्रक, ठीक है। प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें तो ये उपस्थित होता है। जबकि पादप कोशिकाओं में, और यहाँ पे लिख लीजिए पादप कोशिकाओं में, लवक में उपस्थित होता है। किसमें? लवक में, लवक में उपस्थित होता है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी, जितना समझाया है उतना काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर इसकी उपस्थिति की बात करूं आरएनए की, अगर मैं आरएनए की उपस्थिति की बात करूं तो आरएनए होता है हमारा कोशिका द्रव्य में। किसमें होता है? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए जो है हमारा, ये किसका? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में आपके में क्या क्या शामिल है वो आप लिख लीजिए। देखो शर्करा, और शर्करा भी किस में मिलेगी आपको? पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले रूप में, प्लस इसमें क्या मिलेगा? नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक में भी ये दो टाइप में बटा हुआ है। एक तो आपका है प्यूरिन, प्यूरिन, और दूसरा आपका पिरिमिडिन, पिरिमिडिन, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? प्यूरिन और पिरिमिडिन। आगे हम बात करते हैं जो डीएनए का, अच्छा एक चीज और रहेगी इसमें आपका, और फॉस्फेट, फॉस्फेट यानी ये तीन चीज होती हैं, शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट, जिनका ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट, ठीक है। डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल की खोज, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं काफ़ी बार। डीएनए के हेलिक्स मॉडल, हेलिक्स
मॉडल की खोज। तो डीएलए की वो सॉरी मैंने डीएलए बोल दिया डीएनए की जो हेलिक्स मॉडल की खोज की है उसका श्रेय जाता है आपको वाटसन और क्रिक को। ठीक है, 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक। ठीक है, यहाँ से एक जो क्वेश्चन बनता है ना कि इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। तो नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था? 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, हेलिक्स मॉडल की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से देखो, आर्टिस्ट तो नहीं है पर कोशिश करते हैं, है ना। ये हेलिक्स मॉडल है, इसको डबल हेलिक्स या द्विकुंडलित क्या बोल सकते हैं? डबल हेलिक्स या द्विकुंडलित कुंडलित। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। लंबाई इसकी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्राम और चौड़ाई 20 एंगस्ट्राम। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारा ये बना। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। हरगोविंद खुराना। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए सेम तो होता नहीं है, सभी का कैसा होता है? भिन्न होता है। तो डीएनए भिन्न होने की वजह क्या है? डीएनए भिन्न होने की क्या वजह है? तो वो है नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक, अभी मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन क्षारक को दो भागों में बांटा गया है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। ठीक है, अब थोड़ा उनके बारे में देखते हैं कि 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं इसमें। 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, तो आपके प्यूरिन में आपके आते हैं ए और सी, यानी कि मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं दोबारा से। प्यूरिन में आपका मिलेगा एक ए और एक मिलेगा आपका सी। ए यानी एडिनिन और सी यानी साइटोनिन। दूसरा आपका आता है पिरिमिडिन। एक सेकंड, एक गड़बड़ हो गई, इसमें ए और जी आता है। ए और जी यानी ग्वानिन। और पिरिमिडिन में आपका आता है टी और सी। टी यानी थाइमिन और सी यानी साइटोसिन। ठीक है, तो ये तो थी डीएनए के बारे में जानकारी। ठीक है, इतने से बाहर आपका कुछ भी नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे आरएनए। तो देखो डीएनए हमारा कैसा था? द्विकुंडलित, है ना। और आरएनए हमारा कैसा होता है? आप यहीं पे लिखते जाइए, एक कुंडली। ठीक है, सूक्ष्म जीवों में अनुवांशिक पदार्थों का कार्य करता है। आरएनए का काम क्या है? सूक्ष्म जीवों में
जीवों में अनुवांशिक पदार्थों का कार्य, अनुवांशिक पदार्थों का कार्य। ठीक है। सूक्ष्म जीवों में अनुवांशिक पदार्थों का कार्य। अब आरएनए भी 3 प्रकार का कार्य करता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ इधर देखते हैं नीचे। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से कैसे कार्य करता है इसको भी समझते हैं जरा। प्रोटीन निर्माण के लिए संदेश वाहक का कार्य, प्रोटीन निर्माण के लिए संदेश वाहक का कार्य। ठीक है, राइबोसोम आरएनए प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, अब इसमें एक चीज आती है राइबोसोमल, जो क्या करेगा, आरएनए प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है प्रोटीन का स्थानांतरण, प्रोटीन का स्थानांतरण। अब मैंने जो आपको पढ़ाया था ये तो डीएनए में मिलते हैं, आपका एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षारक मिलते हैं। बस क्या होता है, थाइमिन की जगह पर, यहीं शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहो, थाइमिन की जगह पर क्या मिल जाता है, यूरेसिल। बाकी के सेम यही रहते हैं, आपका एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल। ये आपके आरएनए के 4 नाइट्रोजन क्षारक हो गए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में और कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतनी ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स में सारी डिटेल प्रोवाइड कराना। ठीक है, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो जब आएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। इसके बाद हम जो मेन टॉपिक है हमारा, यानी हम कोशिकांगों की बात कर रहे थे, थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, यह पाई जाती है आपकी पादपों में, केवल ओनली प्लांट्स। ठीक है, केवल पादपों में ये पाई जाती है। और जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। ठीक है, सेल्यूलोज, ज़्यादातर आपको सेल्यूलोज ही मिलेगा। अगर कोई ज़्यादा गहराई से भी अगर पूछता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, इसमें लिग्निन, पैक्टिन और सुबेरिन इत्यादि से मिलकर क्या बनती है, हमारी कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, और जो कोशिका भित्ति है क्या करती है, कोशिका को सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। क्या काम है इसका, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करना, सुरक्षा और आकार प्रदान करना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपनी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जैसे बोल देते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन, जैसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। और इसके बारे में मैंने एक चीज़ और एक पॉइंट लिखाया था, कोशिका झिल्ली का सिद्धांत किसने दिया था,
अगर आपको नहीं याद हो तो मैं एक बार आपको और बता दे रहा हूँ। कोशिका झिल्ली का सिद्धांत जो दिया था आपका हेनरी निकोलसन ने, हेनरी निकोलसन, ठीक है। कोशिका झिल्ली का सिद्धांत दिया था हेनरी निकोलसन ने। और कोशिका झिल्ली जो मैंने आपको बताई थी कि बनी किसकी होती है, जैसे कि सेल वॉल आपकी बनी होती है सेल्यूलोज की, लिग्निन की, पैक्टिन की और सुबेरिन की। ऐसे ही कोशिका झिल्ली बनी होती है आपकी प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है, जिसे लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो जो कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो जैसे सेल वॉल तो आपको ओनली प्लांट में मिलती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली आपको पादप यानी प्लांट्स और एनिमल, ठीक है, जंतु दोनों में मिलती है। और कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, हमारी कोशिका के जितने भी अंग होंगे वो कहाँ मिलेंगे आपको, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही मिलेंगे। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में मिलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट डाल के लिख लीजिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया। इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ मैं, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले इसके खोजकर्ता की बात करते हैं, तो इसके खोजकर्ता है हमारे अल्टमैन। अल्टमैन ने क्या क्या किया था, इसकी खोज की थी। अच्छा, आप सभी के लिए क्वेश्चन और है, कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका सिद्धांत की जो थ्योरी है उसका प्रतिपादन किसने किया था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं इसे। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस तो कहते हैं, लेकिन इसका काम क्या है कि श्वसन द्वारा हीमोग्लोबिन, जैसे मैं शॉर्ट में लिखता हुआ चल रहा हूँ, जैसे कोई पूरा लिखना चाहिए तो पूरा लिख सकता है, कि श्वसन द्वारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, यानी जब हम श्वास लेते हैं तो श्वसन के द्वारा हम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को लेकर कोशिकाओं में जाता है, ठीक है। श्वसन द्वारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कहाँ जाता है, कोशिकाओं में जाता है, जो उसे माइटोकॉन्ड्रिया दे देता है, ठीक है। श्वसन द्वारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में जाता है, को लेकर कोशिका में जाता है, और कोशिका से कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। वहां से क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचकर, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचा, वहां पर एक चेन स्टार्ट होती है, चेन रिएक्शन है ना, चेन चलना स्टार्ट होती है। जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो एक चेन स्टार्ट होती है, और चेन जो स्टार्ट होती है यानी चेन रिएक्शन, इन्हें क्रेब चक्र कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, क्रेब चक्र, क्रेब्स चक्र। और इन्हीं क्रेब्स चक्र के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, एटीपी का। और 38 एटीपी मिलकर, कितनी, 38 एटीपी मिलकर
ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, मिलकर निर्माण करती हैं किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का निर्माण करती हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज क्या करेगा? हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा से समझाता हूँ कि जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ क्या होता है, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में पहुँचती हैं। यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या होता है, हमारी कोशिकाओं में पहुँचता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचकर एक चेन स्टार्ट करता है, जिन्हें हम क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। और इसी क्रेब्स चक्र के दौरान ही शरीर में एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बनाती हैं, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब जब चेन की बात आई तो इसमें एक आता है चेन रिएक्शन। जो ये चेन रिएक्शन होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज क्रेब्स ने की थी, क्रेब्स। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र के नाम दिया है। यानी ऑक्सीजन पहुंचेगी तो वो एक चेन स्टार्ट करती है और वो एक चक्र, मतलब क्रेब्स चक्र के दौरान एटीपी का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, यानी ऊर्जा का घर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो भी खाना खाया उससे क्या करेंगे? ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे 4 पॉइंट डालिए। गाल्जी का है, गोल्जी का है, या कहीं कहीं आप इसको पढ़ेंगे गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी। तो इसके जो खोजकर्ता हैं, सबसे पहले खोजकर्ता के बारे में, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए? खोजकर्ता हो गए। इनका काम क्या होता है? जहां ऊर्जा की जरूरत हो वहां ऊर्जा का स्थानांतरण करना। जैसे कि हमारे शरीर में कहीं ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है तो वहां ऊर्जा का स्थानांतरण करना। जैसे कि मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं लगातार बोल रहा हूं, और बोलने पे क्या हो रहा है कि मेरी जो जीवा है इसमें ऊर्जा की कमी हो रही है। तो वो गोल्जी का है या गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है? उस ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहा है। कहाँ पर? मेरी जीवा पर, है ना। तो इसको आप शॉर्ट में लिख लीजिए, जहां ऊर्जा की जरूरत हो, जहां ऊर्जा की जरूरत हो वहां ऊर्जा का स्थानांतरण करना, वहां ऊर्जा का स्थानांतरण करना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया आप समझ ही गए, है ना। और आपने गोल्जी का समझ लिया। फिर एक पॉइंट आता है रसधानी, रसधानी, जिसको हम इंग्लिश में कह देते हैं वोकल, है ना। इसका काम क्या है? इसका छोटा सा काम है सिर्फ जल संग्रह। ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, है ना। मोर देन सफिशियंट, इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सब पार्ट किसके हम पढ़ रहे हैं? कोशिका के अंदर जो पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा तारकाय, सेंट्रोसोम। ठीक है, इसकी कोशिका की बात करें, अगर सॉरी खोजकर्ता की बात करें तो इसके थे बोबरी। कौन है? बोबरी खोजकर्ता है इसके।
तारकाय का काम क्या है, यानी सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में डाल लीजिए आप, पुनर्निर्माण, यानी कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करता है तारकाय। और जो ये तारकाय होता है तो किसमें, देखो पॉइंट करके लिख लीजिए, लीवर में तो ये बहुत तेज होता है, बहुत तेजी से किसका विभाजन होता है। और सबसे कम कहाँ होता है, सबसे कम होता है आपका ब्रेन में। ब्रेन में आपका नाम मात्र का कोश का विभाजन होता है। ठीक है, या एक तरीके से कहो कोश का विभाजन होता ही नहीं है। और क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें 90% तो क्या होता है, न्यूरॉन, और 10% होता है आपका गिलियल कोशिका, गिलियल कोशिका। ठीक है, ये तो आपके तारक काय के बारे में। ठीक है, खोजकर्ता आपके हो गए बोरवरी, और इसका काम क्या है, कोशिका विभाजन, उनका पुनः निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारी अंतः प्रद्रव्य जालियां। इंडोप्लाज्मिक। देखो इसका काम क्या है, जैसे हमारे शरीर में, हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करने के लिए और उसको मजबूती देने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, एक कंकाल होता है, यानी बोन का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऐसे ही अंतर प्रद्रव्य जालिका जो है, आंतरिक कंकाल की तरह कोशिकाओं को पिचकने नहीं देता। ये क्या करता है, कोशिकाओं को पिचकने नहीं देता। तो कोशिका को पिचकने नहीं देता। ठीक है, ऐसे इस तरीके से मैं आपको बताऊं, जैसे ये हो गया एक अंत्य प्रद्रव्य जालिका, समझ लीजिए, ये एक बीच में लगा दिया मैंने, जैसे हम बोलते हैं अंत्य प्रद्रव्य जालिका। इस तरफ पार्ट है आपका स्मूथ, यानी चिकना भाग, इस तरफ क्या है, रफ साइड, है ना। इस तरीके से डॉट 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 आप बना लीजिए इसमें। और इसी में ही आपको क्या मिलेगा, राइबोसोम, राइबोसोम। तो इसके अंदर क्या होता है, स्मूथ में जो है, यहां तो होगा आपका वसा का निर्माण, किसका, वसा का निर्माण। और रफ वाले यानी खुरदरे पार्ट में किसका होगा, प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, एक तरफ होगा आपका जो स्मूथ है, जो चिकना पार्ट है, वहां होगा वसा का निर्माण, और रफ साइड यानी खुरदरी साइड आपका प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये कार्य है हमारा अंतः प्रद्रव्य जालिका का। अब इसमें हमने एक चीज पढ़ी, राइबोसोम्स, कौन सा नंबर आ गया, 8वां आ गया, है ना। राइबोसोम, सॉरी, राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन निर्माण में, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम की खोज करता किसने की, पैलाडे ने।
फैलाडे। ये हुई हमारी राइबोसोम्स की बात। अब राइबोसोम्स में भी दो कंडीशन होती हैं। एक आप दो आगे एक वीडियो और बनेगी, वो शायद लास्ट वीडियो होगी हमारी सेल की, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। इसे बोलते हैं हम सेडिमेंशन कोफिशिएंट। इसमें क्या होता है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है 70s, एक होती है 80s। 70s जो होता है वो हमारा कैसा होता है, छोटा। 80s होता है हमारा बड़ा। और इसी में जो नाम आ रहे हैं आपके, छोटा जो होगा 70s में, वो उसमें आएंगे आपके प्रोकैरियोटिक। और इस तरफ आपके आएंगे यूकैरियोटिक, कैरियोटिक। ठीक है, ये बात हुई आपकी राइबोसोम्स की। फिर एक और आता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम का जो खोज करता है वो है डी डूबे। खोजकर्ता कौन है इनके, डी डूबे। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक जल अपघटक एंजाइम होता है। तो देखो उस एंजाइम का क्या काम है, मैं अगर आपको साधारण शब्दों में बताऊं तो कोशिका के अंदर एक लाइसोसोम होता है। ये थैली फट जाती है। जैसे अगर कोशिका का कोई भी अंग अगर कार्य नहीं कर रहा है या मर गया है या डेड अवस्था में है, तो ये क्या करती है, उसको ख़त्म कर देती है, उसी के पास जाएगी और ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ पॉइंट आपके निकल के आते हैं कि जैसे कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। ठीक है, यहाँ आप डाल लीजिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। ठीक है, आरबीसी का देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन और बन जाता है कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। ठीक है, और इसकी आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं, स्प्लीन या प्लीहा, है ना। अगर इसकी कब्र की बात करूं तो ये मरता कहाँ पे जाके, प्लीहा में। प्लीहा बोल देते हैं या तिल्ली। ठीक है, ये हो गया लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, एक जल अपघटक एंजाइम होता है। इसे आत्महत्या की थैली, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो वो लाइसोसोम को कहते हैं। राइसोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, आंतरिक कंकाल की तरह कोशिका को पिचकने नहीं देता कौन, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तारकाय का काम क्या था, कोशिका विभाजन या पुनर्निर्माण करना। ठीक है, अब एक हमारा कोशिका के अंदर एक लास्ट पॉइंट बचा, जैसे 10 नंबर आप डाल लीजिए, जिसे बोलते हैं हम जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जैसे हम प्रोटोप्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है आपका कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य,
जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। ठीक है। दूसरा होता है आपका केंद्र का द्रव्य, केंद्र का द्रव्य जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। कुछ इस तरीके से समझ लो, जैसे कुछ ये कोशिका है, बीच में केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें भी कुछ जल भरा होता है और यहाँ भी कुछ जल भरा होता है ना। तो ये तो हो गया, ये अंदर वाला पार्ट हो गया आपका ये, और बाहर वाला पार्ट हो गया ये बाहर, ये जल है पूरा। ठीक है, बाहर वाला ये कोशिका जल। इसमें क्या होता है, 80% जल होता है, 80% जल होता है। और ये कैसा होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। ठीक है। जीव द्रव्य के खोजकर्ता की अगर बात की जाए तो वो कौन थे, पुरकिंजे, पुरकिंजे। ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हमने बात की हमारे कोशिका के कोशिकांगों के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने केंद्रक, गुणसूत्र, गुणसूत्र की संरचना, ठीक है, आपकी कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की। मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन करते हैं सीलिया और फ्लैजेला से। ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला है क्या, सीलिया और फ्लैजेला। देखो, शरीर में जो कोशिका है, कोशिका को गति करने के लिए हमें सीलिया और फ्लैजेला की जरूरत पड़ती है। तो ये किन में पाई जाती है, ओनली एनिमल में, ओनली एनिमल में। पादप में तो होती नहीं है। आपने ऐसा तो नहीं देखा है कि पादप, पेड़ खड़ा है, आप 5 साल बाद आए तो पेड़ कहीं और पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। तो कोशिका जो है शरीर में, वो गति को प्रदान करने के लिए हमें सीलिया और फ्लैजेला की आवश्यकता पड़ती है। सीलिया और फ्लैजेला को मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं, जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, ये केंद्रक है, तो बाहर जो बाल नुमा एक संरचना होती है उसी को सीलिया और फ्लैजेला कहते हैं। जो बड़े बाल को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजेला। ठीक है, बड़े बालों को हम क्या बोलेंगे, बड़े बालों को हम बोलते हैं फ्लैजेला। ठीक है, और छोटे वाले बालों को हम क्या बोलेंगे, सीलिया। ठीक है, छोटे बाल, छोटे बाल, इनको बोलेंगे सीलिया। ठीक है, इसका काम क्या है, सीलिया और फ्लैजेला को गति प्रदान करना, गति प्रदान करना। किसको, कोशिका को, है ना, सेल को क्या गति प्रदान करना सीलिया और फ्लैजेला का कार्य है। और यह किसमें पाई जाती है, ओनली एनिमल में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लवक। लवक को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड, प्लास्टिड, है ना। ये कहां पाया जाता है लवक, ये ओनली प्लांट में पाया जाता है, ओनली प्लांट में। ठीक है, अब लवक भी हम, लवक जो है हमारा, ये भी 3 टाइप में पढ़ेंगे। एक सेकेंड, इसको इस तरीके से लिख लो, लवक। अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, एक प्रारूप देख रहे हैं, इसको 3 भागों में। एक तो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसे हम बोल देते हैं हरित लवक। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जिसे बोलते हैं अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। और तीसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट जो होता है वर्णित लवक, वर्णित लवक। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है तो कहाँ कहाँ होती है, पत्ती, आपका तना, है ना, पत्ती या तना में। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या है, भोजन निर्माण का, भोजन निर्माण, क्योंकि पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है आपका, इसका काम क्या है, ये कहाँ है, जड़ या मूल, मूल या जड़ कह सकते हो इसे। यहाँ क्या होता है, भोजन का संग्रहण होता है, संग्रह, जैसे भोजन को संग्रह करते हैं ना, तो भोजन का संग्रह कहते हैं इसे। भोजन का निर्माण हो गया क्लोरोप्लास्ट में, भोजन का संग्रह हो गया। अब क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है, तो ये क्या करता है, रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। रंग प्रदान जैसे कि कुछ एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको समझाऊं, क्रोमोप्लास्ट के कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा है टमाटर, है ना, तो टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, लाइकोपेन के कारण, लाइकोपेन के कारण। ठीक है। आपका गाजर हो गया, गाजर का लाल रंग क्यों होता है, कैरोटीन के कारण, किसके कारण, कैरोटीन के कारण। और आपका चुकंदर, चुकंदर, चुकंदर का रंग क्यों होता है, तो बीटा नोन के कारण। ठीक है, बीटा नोन के कारण। तो ये तो थी हमारी आज की सेल टॉपिक में जो हम लास्ट बात कर रहे हैं। और फिर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज जो हमारा बस ये लास्ट चल रहा है सेल, और जिस किसी ने भी अगर पिछली वीडियो ना देखी हो तो मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और आपका सेल टॉपिक इतनी अच्छे से तैयार हो जाएगा कि इससे आने वाला एक भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। बस आपको क्या करना है, एक दो बार रिवीजन करना है, या आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और हमें क्या पढ़ना है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है। प्रोकैरियोटिक की इंग्लिश भी आप लिख लीजिए, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक की, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है क्या, इसको भी समझते हैं। प्रोकैरियोटिक को हम बोलते हैं आरंभिक कोशिका, आरंभिक कोशिका। ठीक है। और ये कैसी होती है, अविकसित, अविकसित। ठीक है। और इसमें क्या होता है, केवल मुख्य अंग होता है, केवल मुख्य अंग होता है। ठीक है। यूकैरियोटिक कैसी है, अब आप समझ गए कि ये अविकसित है, तो ये कैसी होगी, विकसित कोशिका, विकसित कोशिका। ठीक है। विकसित और अविकसित से इसमें मतलब क्या है, इसमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक की अनुपस्थिति। ठीक है। और इसमें केंद्रक की, केंद्रक जो होता है वो विकसित होता है, केंद्रक मतलब अनुपस्थिति नहीं, केंद्रक होता है पर इतना विकसित नहीं होता। इसमें क्या होता है, केंद्रक विकसित होता है, विकसित होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो आपकी समझ में ना आई हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मैं सभी लोगों के कमेंट पढ़ूंगा। अगर कोई कमी रह रही हो सेशन को, ना किसी के समझ में आ रहा हो, तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है।
अब प्रोकैरियोटिक में जैसे एग्जाम्पल तौर पे समझे हम तो नीले हरित शैवाल, नीले हरित शैवाल, ठीक है, इसमें तो ये आ जाते हैं। और यूकैरियोटिक में आपके एनिमल और प्लांट दोनों आ जाते हैं, एनिमल और प्लांट दोनों आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये विकसित होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको एक डायग्राम के तरीके से समझाता हूँ जिससे आपको समझने में और अच्छे से आसानी हो, ठीक है। थोड़ा गलत बन गया, एक सेकेंड। चलो पूरा ही हटा देते हैं, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, एक तरफ तो आप लिख लो, यहाँ पे लिख लो आप प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और एक तरफ आप डाल लो यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कैसी है, ये छोटी हैं, और यूकैरियोटिक बड़ी, ठीक है। केंद्रक विकसित होता है इसमें, केंद्रक विकसित होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक विकसित नहीं होता, विकसित नहीं होता, ठीक है। अब मैंने बात की कि श्वसन, इसमें श्वसन कैसे होता है, तो अगर इसके श्वसन की बात करूं तो वो जीव द्रव्य से, किससे, जीव द्रव्य से। जीव द्रव्य जिस किसी ने भी पिछली वीडियो ना देखी हो तो मैंने बताया था जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें 80% जल होता है, और जीव द्रव्य की खोजकर्ता पुरकिंजे थे, ठीक है। जीव द्रव्य को भी दो भागों में बांटा गया था, कोशिका द्रव्य और कोश केंद्र का द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य जो होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना, तो इसमें जो श्वसन का कार्य करता है वो साइटोप्लाज्म ही करता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में जो जीव द्रव्य मैंने लिख दिया, लेकिन आप शॉर्ट में डाल सकते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। और यूकैरियोटिक में आपको पता ही है कि इसमें श्वसन जो करता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसका कार्य कर रहे हैं, श्वसन का, श्वसन, ठीक है। ये आपको पता चल रहा है यूकैरियोटिक में कौन कर रहा है और इसमें कौन कर रहा है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। यहाँ पर एक जो भित्ति, जैसे सेल्यूलोज के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसमें सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है इसमें, और इसमें पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। इसमें 70S और 80S मैंने पढ़ा दिया आपको, आपने उसमें पढ़ा हो आपका राइबोसोम्स, जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, और राइबोसोम्स के खोजकर्ता कौन थे, पेलाडे, ठीक है। तो उसमें सैडी मेंशन कॉफिशिएंट के लिए, तो प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, देखो कॉमन क्या क्या है इन दोनों में, डीएनए मिलेगा दोनों में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोनों में होगी, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। जो बीच वाला पार्ट में लिख रहा हूं ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। राइबोसोम्स मिलेगा, राइबोसोम, ठीक है। आपको सीलिया मिलेगा, जो अभी मैंने आपको बताया था, फ्लैजिला मिलेगा, फ्लैजिला, ठीक है। इस तरीके से जितने भी पॉइंट बन सकते हैं
मैंने सारे आपको एक छोटे से डायग्राम में समझाने की कोशिश की। जैसे अगर मैं और डीप में जाऊं या और डीप में, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। जैसे कि डीप में जाने के लिए इसकी कोशिका भित्ति कैसी होगी, पतली होगी, इसकी कैसी होगी, इसकी मोटी होगी, है ना। तो ऐसे बहुत से पॉइंट बन जाएंगे, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं सिर्फ उन्हीं की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे एक पॉइंट बन जाता है लाइसोसोम, तो प्रोकैरियोटिक में पादप कोशिका में अनुपस्थिति होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में जंतु कोशिका में उपस्थिति होती है। लाइसोसोम्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, लाइसोसोम्स की खोज करता थे डी डुबे, और इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। और लाइसोसोम्स में आरबीसी नहीं होता, ठीक है। और आरबीसी के बारे में भी मैंने बताया था कि जिसका जीवन काल होता है 120 दिन का, और इसकी जो कब्र होती है वो स्प्लीन यानी पिलिया होती है। जिस किसी ने भी पिछली वीडियो ना देखी हो, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है पिछली वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।